अपशिष्ट ऊष्मा का वर्गीकरण जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट हीट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि तीन प्रकार की क्लासिफिकेशन होती है अपशिष्ट ऊष्मा की। एक होता है हमारा हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट। ठीक है, दूसरा होता है बेटा मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट, और तीसरा होता है लो टेम्परेचर वेस्ट हीट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास तीन तरह की कैटेगरी है तापमान की, हाई, मीडियम और लो। ठीक है, हाई मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, मीडियम में थोड़ा सा कम होगा और लो में और कम होगा। तो तीन तरह की क्लासिफिकेशन हमने कर दिए, मतलब तीन तरह के सेक्शन हो गए। तो यहाँ से जो प्राप्त होगा वो हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट होगा, यहाँ से जो मिलेगा वो मीडियम में जाएगा और यहाँ से जो मिलेगा वो लो में जाएगा। तो आपको पढ़ना क्या है कि इसमें क्या क्या हमारे पास कैटेगरीज हैं। ठीक है, क्या क्या कैटेगरीज हैं और उनके कौन कौन से हमारे पास स्रोत हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट प्राप्त होता है या मीडियम या लो टेम्परेचर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे जितने हमारे पास डिवाइसेस रिफाइनिंग के हैं, रिफाइनिंग फर्नेस या भट्टियाँ जो हैं, शोधन भट्टियाँ जिसे कहते हो, चाहे वो निकल की हो, एल्युमिनियम की हो, जस्ते की हो, कॉपर की हो, इस्पात की हीटिंग का फर्नेस हो, कॉपर हीटिंग का फर्नेस हो, आप टेम्परेचर देखते चले जाओ। सामने लगभग लगभग 1300 से 1600, 1650, 600 से 700। ठीक है, लगभग लगभग टेम्परेचर देखो यहाँ पे भी 900 से 1000। एक रेंज समझ में आ रहा है टेम्परेचर का। क्या समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम 1600 1700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मिनिमम आप देखो 650, 600 650 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या हमारे पास और चीज़ें हैं, देखो क्या क्या है। कॉपर देखा, इस्पात है, कॉपर। ठीक है, भट्टी है, ओपन हर्ट फर्नेस है। ठीक है, चूल्हा भट्टी से कहते हैं। सीमेंट का जो हमारा भट्टी होता है, ग्लास पिघलाने की भट्टी है, हाइड्रोजन की भट्टी है, कोई सॉलिड वेस्ट जो इंसिस्टर होता है, मतलब इंसिनरेटर होता है जिसे हम अपशिष्ट को गलाते हैं जिसमें। ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो ये टेम्परेचर अप्रॉक्स आपको मिलेगा 600 से 650 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास, एक मोटा मोटा। तो इस रेंज में आने वाले सारे वो स्रोत जिनसे हाई टेम्परेचर प्राप्त होता है, और इसमें जो प्रोसेस लगाया जाता है रिकवरी का, वेस्ट हीट रिकवरी का जो यूज किया जाता है, जो मेथड, उसे बोलते हैं हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। और इसको बोलेंगे, इन संस्था या इन भट्टियों को या फिर इन स्रोतों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट। ठीक है, हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट यानी उच्च तापमान अपशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। ऐसे सेकंड हमारे पास जो है आप देखो मीडियम टेम्परेचर की बात होगी, और मीडियम टेम्परेचर में आप ये देखोगे कि क्या क्या हमारे पास है। जैसे स्टीम का बॉयलर है, ठीक है, गैस टरबाइन है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस है, बेकिंग ओवेंस हैं, पटाखे बनाने की जो फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, कूलिंग सिस्टम है। जहाँ टेम्परेचर का रेंज आप देख सकते हो 650 से नीचे है और लगभग लगभग 200 से 250 डिग्री सेल्सियस है। तो हम एक प्रॉक्स कह सकते हैं कि 250 से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर में जो भी हमारे संस्था इंस्टीट्यूशंस आएंगे, या सॉरी जो भी हमारी फैक्ट्रीज़ आएंगी, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ आएंगी उनको मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट की कैटेगरी में इनलिस्ट करेंगे। और यहाँ जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है रिकवरी करने का, हीट को, सिर्फ हीट को प्रोड्यूस नहीं करना है। हीट को प्रोड्यूस तो आप इतना कर ही रहे हो, कितना कर रहे हो, आप इस टेम्परेचर तक कर ही रहे हो। इस हीट को हमें पुनः प्राप्त करना है। तो जो मेथड्स यहाँ लगाए जाएंगे, जो भी तरीके लगाए जाएंगे, वो आ जाएगा हमारा मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। ठीक है, अर्थात मध्यम तापमान अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति चक्रण। ठीक है, ऐसे हमारे पास लो टेम्परेचर का भी वेरिएशन है। लो टेम्परेचर में आप देखोगे तो आपके पास एक लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, जहाँ टेम्परेचर आपके पास मैक्सिमम 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 30 से 32 भी है। तो आप मोटा मोटा कह सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर हमारा होता है, यहाँ से लेकर के अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस तक का जो हमारे पास कोई इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हमारा हो रहा है, कुछ भी क्रिया हो रही है, उद्योग धंधे हैं, वो इसके कैटेगरी में आ जाते हैं। क्या क्या, जैसे है
प्रोसेस सिस्टम कंडेंसेट है, फर्नेस से दरवाजे से ठंडा पानी जो है, बियरिंग्स हमारी हैं, बियरिंग्स मतलब जो फ़ैन वगैरह जो बियरिंग्स जो होती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा छर्रे जैसा होता है, गोल गोल बियरिंग्स होती हैं वो। वेल्डिंग मशीन जैसे हमारी है, ठीक है, कहीं मोल्डिंग प्रोसेस हो रहा है तो मोल्डिंग मशीन है, एयर कंप्रेशर है, पंप्स हैं, एनिलिंग फर्नेस है जहाँ पे ठंडा किया जाता है। तो जहाँ कम टेम्परेचर पे काम हो रहा है, कहने का अर्थ ये है कि जहाँ कम टेम्परेचर पे काम हो रहा है वहाँ पे हम, जहाँ 25 डिग्री सेल्सियस से लगभग 90 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर है, ठीक है, तो वहाँ जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे क्या, लो टेम्परेचर वेस्ट हीट सिस्टम, ठीक है। और भी चीज़ें जैसे यहाँ पे हैं, टेम्परेचर आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कंबंशन इंजन है, ठीक है, लिक्विड स्टील कंडेंसर है, ठीक है, तो ये आप देख लेना, ओवंस वगैरह हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो जहाँ पे ये हमारे प्रोसेस होंगे। अब ये बात होती है कि आखिर में सॉलिड या फिर किसी भी वेस्ट को हम जब रिकवरी करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, ऐसा करते क्यों है, ठीक है। तो दो तरह की बातें यहाँ पे की जा रही हैं, एक होता है कि प्रत्यक्ष लाभ होता है, एक होता है अप्रत्यक्ष लाभ होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष लाभ मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट रिकवरी प्रक्रिया की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने, मैंने जो एग्जांपल शुरू में दिया, लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे हम पानी गर्म तो कर रहे हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक, और हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्रत्यक्ष लाभ ये हुआ कि अगला जो, अगर इसके हम 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ से हमारा वेस्ट बचा और इसको दोबारा हमने किसी में मिला दिया, तो अब हमें गर्म करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है, इसको गर्म करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि ऑलरेडी 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ से इसको दिया जा रहा है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लाभ से क्या मिला, मतलब हमें क्या क्या मिला कि हमारी जो लागत प्रक्रिया है, खपत है, उसमें जो है कमी दिखाई देती है, मतलब हमारा इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होते हैं, हमारा पैसा, हमारा मनी जो है वो बचता है, ठीक है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ये हो गया, लागत बचती है, खपत भी बचती है, ठीक है, और दक्षता हमारी, एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है। आपको पता होगा कि कोई भी प्लांट होता है, जनरली थर्मल प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। तो 50 60 डिग्री सेल्सियस आपने 100 का वर्क किया और आपको केवल 50% आपका वर्क हो रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है, तो 50% का लॉस हो रहा है। तो अगर हम इसमें वेस्ट को भी ऐड कर लें, जो वेस्ट मिला है, तो ज़रूर इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा के हम 7 to 75% तक कर सकते हैं। कुल मिलाकर के एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो अपने अपने इंडस्ट्री की, अपने मशीन्स की, ठीक है, अपने प्रोसेस की। अब इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि बार बार जब हम गैसेस जलाते हैं, देखो जलाने का मतलब क्या हुआ, जब हम ऊर्जा देते हैं, जैसे हमने कोयला जलाया, कोल, ठीक है, तो कोयला को जब बर्न करते हो तो क्या है, कोयला है क्या, कार्बन के ही तो है, कार्बन का रूप ही तो है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, ठीक है। या फिर हम पेट्रोलियम जो जलाते हैं, डीजल या फिर केरोसिन हुआ या फिर पेट्रोल हुआ, ये सब हाइड्रोकार्बन्स ही तो हैं जो इन्वायरमेंट में जाते हैं, बहुत सारे गैसेस हमारे वेस्ट के रूप में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड्स, और भी जो हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट में जाती हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में जाने से क्या होता है कि प्रदूषण हमारा बढ़ता है। तो अगर हम इनका प्रोडक्शन या इनका यूज ही कम करेंगे, इनका इस्तेमाल हमने कम किया, क्यों, क्योंकि हमने जो वेस्ट हमारा है उसी को यूज करने का प्रोसेस बढ़ा दिया है, उसको ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो हमारे में कमी आएगी, ऊर्जा को उत्पन्न करने के जो तरीके हैं, प्रोसेस है, या इसकी लागत में कमी आएगी, ठीक है। तो प्रदूषण में कमी आएगी, ठीक है, प्रदूषण में कमी आएगी तो इन्वायरमेंट हमारा सही रहेगा, स्तर को कम करेगा, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा क्या है कि जैसे जो हमारा उपकरण है, ठीक है, जहाँ से ईंधन के द्वारा ऊष्मा को प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उसके आकार में भी कमी आएगी। कमी कैसे आएगी कि जैसे मान लो कि आपने एक बड़े आकार का था, ठीक है, इसमें आपने प्रोसेस को इन्वॉल्व किया और आपने ऊष्मा को प्राप्त किया, ठीक है, इसमें पूरा ये सिस्टम में पानी वानी भरा हुआ है या गैसेस भरी हुई हैं, इसको हीट कर रहे हो आप, ठीक है, हीट कर रहे हो और ऊष्मा प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, एनर्जी दे रहे हो, ऊष्मा प्राप्त कर रहे हो। तो अगर मैं ऊष्मा को जो हीट प्राप्त हुई है दोबारा रीयूज करता हूँ, तो निश्चित तौर पे हमें एक छोटे आकार के इंस्ट्रूमेंट की या उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारी मांग जो है
वो वेस्ट से कुछ हद तक पूरी हो जा रही है। जो अपशिष्ट से हमारी मांग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पूरा हो जा रहा है। तो उपकरण के आकार में कमी होगी, आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपशिष्ट ऊष्मा की रिकवरी से ईंधन की खपत कम हो जाती है, जिससे उत्पादित गैसों में भी कमी होती है। ठीक है, चलो तो ये सब चीज़ें हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि सहायक ऊर्जा खपत में कमी। जैसे अगर मान लो उपकरण के आकार में कमी हो रही है, तो उपकरणों के लिए जो और भी सहायक लगे, जैसे मान लो बॉयलर को ठंडा करने के लिए कूलिंग फैंस लगे हैं, ठीक है, या वहाँ पे बिजली के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, या पंप लगे हैं, तो अगर इनका आकार कम हो गया, ठीक है, अगर इनका आकार कम हो गया, तो आपकी जो भी एक्सेसरीज हैं, ठीक है, जो भी सहायक के रूप में कार्य करते हैं, उनकी भी ऊर्जा की खपत में कमी होगी। ठीक है, क्योंकि पंप्स, अगर हमारा उपकरण छोटा हो गया, पहले ये साइज़ था, अब हम छोटे साइज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो पंप हम इस्तेमाल कर रहे थे पहले और अब जो पंप इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों में जो बिजली की खर्च आएगी वो कम आएगा। जो फ़ैन लगे होंगे उसके कॉस्ट में कमी आएगी। ठीक है, जो और भी चीज़ें लगी होंगी, फ़ैन वगैरह जो भी लगा है यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी चीज़ें ऑक्सिलरीज लगी हुई हैं वहाँ पे सहायता करने के लिए, ठीक है, उसकी भी ऊर्जा खपत में कमी आएगी। तो आफ्टर ऑल ये पूरे प्रोसेस से आपको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ही होता है अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी से। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये होता क्या है और इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में बताओ, और दूसरा कि इससे कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो मैंने बताया 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, हाई टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। ठीक है, और उसके बाद रिकवरी के क्या क्या लाभ होते हैं, तो लाभ के बारे में हमने पढ़ा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दो तरह के लाभ होते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारे पास टॉपिक है को जनरेशन। ठीक है, तो कोजेनरेशन में हम देखते हैं कि कोजेनरेशन होता क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। देखो ये होता क्या है, कोजेनरेशन मतलब क्या हुआ, को मतलब हुआ एक साथ, ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं, इसको समझें तो सह उत्पादन, इसका एक वर्ड बन सकता है, सह उत्पादन। ठीक है, को जनरेशन, ठीक है, मतलब एक चीज़ का उत्पादन कर ही रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे का भी उत्पादन हो रहा है या तीसरे का उत्पादन हो रहा है, तो सह उत्पादन होगा। ठीक है, तो को जनरेशन, अब जनरेशन की जब यहाँ पे जिस पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि जब भी हम बिजली पैदा करते हैं किसी भी थर्मल ऊर्जा द्वारा, तो दो चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम स्टीम पावर प्लांट की बात करें, ठीक है, गैसीय ताप ये थर्मल पावर स्टेशन की बात करें, तो वहाँ पे बिजली प्राप्त करने के लिए हमको स्टीम चाहिए, भाप चाहिए। ठीक है, और यही भाप जो है टरबाइन पे जाता है और टरबाइन रोटेट होती है, जिससे जनरेटर लगा होता है और हमको विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, भाप जो है टरबाइन को टकराती है, टरबाइन रोटेट करता है, जिससे एक जनरेटर या अल्टरनेटर अटैच होता है और जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले दो चीज़ें यहाँ पे हैं, आपको दो चीज़ें प्राप्त करनी है। एक तो आप पे प्राप्त करना है विद्युत उत्पादन कर रहे हो, और सेकेंडरी उत्पादन कर रहे हो भाप का। तो भाप तो खुद से आएगा नहीं हवा में, तो भाप को भी हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है, और भाप प्रोड्यूस करने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो कोजनरेशन का सिद्धांत यही है कि थर्मल ऊर्जा और विद्युत दोनों को पैदा किया जाता है एक ही तरीके से। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एक मोटी सी बात है कि जैसे ही हम भाप को इस्तेमाल कर लिए, हमने भाप को इस्तेमाल, जैसे हमारी टरबाइन थी, ये हमारी टरबाइन है, ठीक है, ये टरबाइन है, ये रोटेट करती है और इस पे भाप आता है। ठीक है, इस पे भाप आता है, भाप ने टरबाइन को रोटेट कराया और रोटेट कराने से यहाँ जनरेटर लगा हुआ है और यहाँ से विद्युत ऊर्जा हमारी बन रही है। ठीक है, तो टरबाइन अगर रोटेट कर रहा है तो भाप के द्वारा, तो भाप को पैदा करने के लिए ही सारी की सारी ऊर्जा हम लगाते हैं। हमने भाप को कैसे पैदा किया, उत्पन्न किया, कि सबसे पहले हमने क्या किया कि ड्रिलिंग किया, और सबसे पहले कोयले को लिया, कोयले को छोटे छोटे पीसेस में किए, फिर उसको कोयले को हमने खूब सारे बारीक चूर्ण बनाया, बहुत महीन कर दिया।
फिर उस कोयले को हम जलाते हैं फर्नेस में, भट्टी में, बहुत हाई टेम्परेचर पे। और जलाने के बाद उसको बहुत सारा टेम्परेचर देने के बाद हम पानी लेते हैं, एक डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं जिसको बहुत प्योर पानी, जिसको हम बहुत गर्म करते हैं और उससे भाप उत्पन्न करते हैं। और उसी भाप को हम हाई प्रेशर के साथ उच्च दबाव के साथ इस पे रोटेट कर टरबाइन के शाफ्ट पे गिराते हैं, तो जिससे टरबाइन रोटेट करता है। ठीक है, तो टरबाइन रोटेट का प्रोसेस अपनी तरफ हो गया और ये भाप उत्पन्न करने का बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया। तो एक बार जब हमने भाप को टरबाइन पे रोटेट कराया तो यहाँ से भाप क्या हुआ, भाप तो यहाँ से फिर पास हो गया, रोटेट करने के बाद भाप तो यहाँ चला गया। तो क्या दोबारा इस भाप को हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं? यहीं से कॉन्सेप्ट आता है रिकवरी का, कि एक बार हमने भाप को इस्तेमाल कर लिया तो क्या इस भाप को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हाँ। तो हम क्या करते हैं कि इस भाप को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए, चूँकि पहले इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, अब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो दोबारा इस भाप को हम ले जाएंगे और फिर गर्म जो भाप हमारी हो रही थी, जो हमारा भाप प्रोडक्शन हो रहा था, जहाँ स्टीम बनाई जा रही थी, उसके साथ इसको हम मिक्स कर देंगे। और जैसे ही मिक्स करेंगे तो अब जो हमको पहले भाप बनाने में ज़्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता थी, अब हमें थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा कोजेनरेशन का सिद्धांत है। इसी के अंतर्गत हमको अपशिष्ट प्रबंधन, ऊष्मा के अपशिष्ट का उपयोग, जो वेस्ट हीट के बारे में हमने पढ़ा है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोजेनरेशन के अंतर्गत ही वेस्ट हीट को यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे एक बार देख भी सकते हो, एक वर्ड लिखा भी हुआ है कि ऊष्मा को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक सब स्टेशन है। ठीक है, सब स्टेशन है, आप इसको समझो क्या क्या यहाँ पे है। ठीक है, चलो देखो क्या है कि ये बॉयलर है। ठीक है, बॉयलर से क्या होता है, पानी गर्म होता है। ठीक है, ऊर्जा आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है। कोल टू बॉयलर 100 गीगा जूल। ठीक है, ये बॉयलर हीट हुआ, गर्म हुआ, तो बॉयलर के अंदर क्या होगा, बहुत सारे, जैसे बॉयलर के अंदर जो है गैसेस होती हैं जिसको फ्लू गैसेस कहते हैं। ठीक है, बॉयलर से जब हम बर्न करते हैं, कोल के द्वारा बर्न, कोयला जलाते हैं, तो उसमें बॉयलर के, जैसे बॉयलर होता कैसे आप देखोगे ना, जैसे ये मान लो बॉयलर है। ठीक है, एक इस प्रकार से ट्यूब जैसा बॉयलर होता है। ठीक है, ट्यूब जैसा बॉयलर होता है पूरा, इसमें इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसको स्टीम बनाना है, इसको पानी को हीट करके इसको भाप बनाना है। तो होता क्या है ना कि कोल के पार्टिकल्स इसके सरफेस पे चिपक जाते हैं, ऐसे 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 कोल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो जलते हैं, या जो राख जिसे कह सकते हो, वो कुछ कुछ चिपक जाती है। तो इसको हम ड्रायर करके, या इसको हम सुखा करके, या कह लो इसको हम किसी प्रकार से इस डस्ट को, इस धूल को बाहर करते हैं, और बाहर करके हम इसको चिमनी के द्वारा बाहर इन्वायरमेंट में इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो हमें राख मिलती है उसे बोलते हैं बेसिकली वेस्ट। तो इससे जो वेस्ट प्राप्त होता है उसे बोलते हैं फ्लू गैस। ठीक है, क्यों होता है फ्लू गैस, तो ये फ्लू गैस हमारा यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक है, बॉयलर हुआ, टेम्परेचर गर्म हुआ, टेम्परेचर गर्म होने के बाद, टेम्परेचर होने के बाद यहाँ पे हीट जनरेट होगा। ठीक है, और यहाँ भाप बनेगी। ठीक है, यहाँ भाप बनेगी, और इस भाप को हम किस पे ले जाएंगे, टरबाइन पे। ठीक है, हम टरबाइन पे ले गए, और टरबाइन से यहाँ से भाप जो है वो टरबाइन पे पड़ता है। ठीक है, टरबाइन क्या होता है, अटैच होता है जनरेटर से, क्या आपको दिखाई दे रहा है, टरबाइन है, जनरेटर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो एक विद्युत ऊर्जा हमको यहाँ पे प्राप्त हुई, और यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ भाप। ठीक है, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, यहाँ प्राप्त हुआ भाप हमें। फिर हम क्या करते हैं, जो भाप मिलता है ना, इसको हम ठंडा करते हैं, कंडेंसेटर में भेजते हैं। ठीक है, भेजने के बाद
शीतलन टावर है, कूलिंग टावर है, यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यही कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से इस जो यहाँ से भाप हमें प्राप्त हुआ, इसका वेस्ट हुआ, इसको दोबारा हम बॉयलर में ला करके या बॉयलर से फिर से इसको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, हमें इस टेम्परेचर को फिर से प्राप्त करने के लिए आसानी होगी, कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कम कोयला जलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस होता है एक कोयला जो बिजली संयंत्र है उसका, ठीक है। अब क्या क्या घटक होते हैं इसके, कुछ घटक होते हैं। जैसे क्या घटक होते हैं, अगर हम बात करें कोजेनरेशन में, तो एक समझो एक दिमाग में पावर प्लांट का पिक्चर रखो, ठीक है। तो पावर प्लांट का पिक्चर रखते ही क्या क्या समझ में आएगा कि एक हमारे पास प्राइम मूवर होगा, प्राइम मूवर जिसे रोटेट कराया जाता है, उसको ईंधन दिया जाता है जिसके लिए, जैसे फ्यूल सिस्टम हुआ, जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है। जनरेटर होना चाहिए जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। एक हीट रिकवरी सिस्टम होना चाहिए जो वेस्ट हीट को दोबारा रिकवर करे, जो भी जैसे हमने भाप के बारे में बताया। एक कूलिंग सिस्टम होना चाहिए जो टेम्परेचर को ठंडा करता है, ठीक है। कंबंशन एंड वेंटिलेशन सिस्टम, दहन और संवातन वायु प्रणाली जिसे कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम पूरे प्रोसेस के लिए, और एक संलग्नक जो होता है, इंक्लोजर होता है। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें आपको किसी भी पावर प्लांट में आराम से दिखाई दे सकती हैं। तो यहाँ पे देखोगे वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा जो प्रोसेस है ना वो यही है, ठीक है। करना क्या है कि हमको कोजेनरेशन में विद्युत ऊर्जा के साथ साथ थर्मल एनर्जी, ठीक है, तापी ऊर्जा को भी प्राप्त करना है। और तापी ऊर्जा प्राप्त करने के क्रम में जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उस एनर्जी को मात्रा को कम करना है। कोयले को बार बार जलाने से अच्छा है कि कोयले को कम जलाया जाए, और जो हमने तापी ऊर्जा को प्राप्त किया है उसको दोबारा रीयूज कर लेना है, ठीक है। ये मोटा मोटा इसमें पूरा यही चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे कुछ साइकिल्स के बारे में है कि टॉपिंग साइकिल होती है और एक होता है बॉटमिंग साइकिल, ठीक है। दो प्रकार की होती है प्रणाली, एक होती है टॉपिंग साइकिल, एक होती है बॉटमिंग साइकिल। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता। देखो यहाँ भी डिफरेंस समझते हैं। एक स्टीम टरबाइन जनरेशन सिस्टम को लेके, ठीक है, अब समझना। सेम चीज़ जो मैंने बताया, ये टरबाइन है, ठीक है। इस टरबाइन को रोटेट कराना है तो क्या चाहिए, भाप। तो ये भाप है। भाप कहाँ से आ रहा है, इस बॉयलर से, ठीक है। इस बॉयलर को ईंधन दिया जा रहा है, फ्यूल दिया जा रहा है, यहाँ पे देखो फ्यूल रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस बॉयलर को फ्यूल दिया, ईंधन दिया, इससे भाप बनाया, इस भाप को टरबाइन पे दिया, और इस फिर टरबाइन से जो हमको मिला है, ठीक है, इससे हमने विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया। मैं जी लिख रहा हूँ उसको। और उसके बाद इससे जो प्रोसेस, देखो टरबाइन से क्या, ये जो लाइन गई है ना नीचे, ये जा कर के उस प्रक्रम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बैक प्रेशर टरबाइन सिस्टम, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि दोबारा इस जो भाप मिला है इसको हम ला करके इसमें इस प्रोसेस से अटैच कर देते हैं और दोबारा बॉयलर में इसको सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, एक बार भाप को इस्तेमाल किया, इससे जो हमारा टेम्परेचर मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ होगा तो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर हमने इसको भेज दिया इसमें, ठीक है। फिर ये भाप आया और फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक साइक्लिक प्रोसेस जो है ये यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस क्या है, ये है यहाँ पे कि सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर जहाँ बॉयल होता है, गर्म होता है, उसको हमने ईंधन दिया, फ्यूल दिया, इससे उत्पन्न हुआ भाप, उस भाप को हमने दिया टरबाइन पे, और टरबाइन से क्या हुआ, हमको विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हुई, जनरेटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हुई, जनरेटर लगाएंगे तो, ठीक है। फिर यहाँ से दो चीज़ें, एक भाप ये निकला, एक भाप ये निकला। एक को हमने क्या किया कि संघनित कर दिया, टेम्परेचर को ठंडा किया और फिर इसको सेंड किया, और एक किया कि जो कम टेम्परेचर जो भी प्राप्त हुआ था उसको डायरेक्ट हमने यूज कर लिया बॉयलर में। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप बढ़ गया। इसे एग्जांपल समझो कि पहले 100 डिग्री सेल्सियस था भाप का टेम्परेचर, तो इस पे मान लो कि ये टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पे जो आया, और यहाँ टेम्परेचर जो हो गया 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारा एक स्टेज और बढ़ जाता है टेम्परेचर का,
कि टेम्परेचर के वेरिएशन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेज था, यहाँ पे हमें 3 स्टेज मिल रहा है, ठीक है। भाप का इस प्रक्रम का और एक नीचे वाले प्रक्रम का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, तो एक कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। कंडेंसर का कार्य क्या है? कंडेंस करना, ठंडा करना, ठीक है, कूलिंग करेगा वो, और वहाँ से ठंडा जल हमें निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सिस्टम है। गैस टरबाइन की अगर बात करें, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि किसी गैस टरबाइन को उदाहरण लेकर के इसको समझाइए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे जैसे हमने भाप को या स्टीम को प्राप्त करने के लिए कोल का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे ये हमारा बॉयलर है, ठीक है, ये बॉयलर है, ठीक है। बॉयलर को हमने क्या किया? ऊष्मा दी, ठीक है, इसको ऊष्मा दी, ठीक है। तो यहाँ से भाई जल दिया, जल से क्या मिला? हमको भाप मिला, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इससे जो हमको आउटपुट मिला, ठीक है, इससे जो आउटपुट मिला है, यहाँ से जो भाप प्राप्त होगा, ये भाप हमारा टरबाइन में जाएगा, टरबाइन रोटेट करेगी, रोटेट करेगा तो यहाँ हमको जनित्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे प्रोसेस सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास जो ऊर्जा है ना, उसका को जनरेशन होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम किस प्रकार से जो स्टीम उत्पन्न हो रही है, जो भाप उत्पन्न हो रहा है, कैसे दोबारा इसको रीयूज कर लें। तो क्वेश्चन जैसे हमारे पास क्या क्या है, जैसे ये कि क्या गुणवत्ता है। गुणवत्ता मैंने बताया कि एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ऊष्मा की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। और ऊष्मा की मात्रा निकालने का ये फार्मूला है क्यू वी रो सी पी डेल्टा टी। कोजेनरेशन का सिद्धांत क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। एक गैस टरबाइन का सिद्धांत है, इसको यहाँ पे हमने भी देख लिया है, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।